नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस शो पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है और इसके लिए शुरुआत कैसे करनी होती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस शो पर जुड़ रहे हैं। मिस्टर संजीव बजाज है हमारे साथ, जॉइंट चेयरमैन एंड एमडी बजाज कैपिटल से। स्वागत है मिस्टर बजाज आपका इस खास शो पर, और इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को सबसे पहले अपने पूरे भारतवासियों और अपने दोस्तों जो वो देख रहे हैं, लेट मी विश देम अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर द कंट्री एंड इट शुड बी अ वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम सब के लिए एक बहुत प्राउड डे है। थैंक यू। आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग ऑन दिस ऑस्पिशियस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट बजाज, और इस स्पेशल डे पर इसीलिए हमने इस खास शो पर आपको बुलाया है, जहां पर हम फोकस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर जो क्योंकि फोकस करना जरूरी है, इसी के बारे में आपसे इनसाइट्स शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके थॉट्स बताइए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आप कैसे देखते हैं एज अ कॉन्सेप्ट, और इसको पाने के लिए क्यों किसी को प्रयास करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रयास इसलिए करना चाहिए बिकॉज आप इसको पा सकते हो। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो एक हवा बनाया होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी, वो ऐसे नहीं होता। आज की डेट में हमने कोविड टाइम में देखा, कई जी। लोगों ने डिसाइड किया, जिसे हम ग्रेट रेजिग्नेशन कहते हैं, कि यार मेरे पास इनफ पैसा है, अब तो मुझे काम करना ही नहीं है। ठीक है, मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, मैं अपने खर्चे कम कर सकता हूँ, मैं अपना चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं जिंदगी जीता हूँ। कई लोगों ने सोचा मैं खाली वर्क फ्रॉम होम करूंगा, और कई बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो हर एक का अपना पाथ है, और फाइनेंशियल फ्रीडम आप एक्चुअली में अचीव कर सकते हो। तो ये नंबर 1 है। दूसरा ये जिसको हम बोलते हैं अमीर होना और वेल्दी होना। वेल्दी को मैं हिंदी मेरे को नहीं पता उसके लिए क्या टर्म होगी, तो बट इसका मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है और अगर उसको आप कितनी स्पीड से खर्च रहे हैं। सपोज आपके पास जी। 1 लाख रुपया है और जी। उसको आप हर महीने 10,000 रुपए खर्च रहे हैं, और आपकी कोई नई इनकम नहीं है, तो जी। 10 महीने में आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल। आप आज रिच हो बट आप वेल्दी नहीं हो। वेल्दी तब होते हो जब आपका पैसा आपको पूरी जिंदगी आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, सो बहुत अगर इम्पोर्टेंट। आपके 10,000 रुपए इनकम है और वो 5,000 रुपए 5% बढ़ रही है हर साल, अगर जी। आपके पास इनफ पैसा है कि आप हर महीने 10,000 रुपए निकाल सके, अगले जी। महीने 11,000 रुपए, अगले साल 11,000 रुपए निकाल सके, उसके बाद 12,500 निकाल सके, तो तब आप एक वेल्दी हो और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। तो आपको इसमें बेसिकली सोचना है कि मेरी सेकंड इनकम इतनी बनानी है जो मेरी करंट इनकम से इक्विवेलेंट होए, या थोड़ी सी कम होए या थोड़ी सी ज्यादा होए, जो मेरा लाइफस्टाइल सपोर्ट कर सके। जिस दिन आपकी बिल्कुल। सेकंड इनकम आपका लाइफस्टाइल सपोर्ट कर सके, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री। बढ़िया। ये बहुत ही आसान भाषा में आपने समझा दिया कि एक्चुअली ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है क्या, इसे समझाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी को आगे चलाते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे अब यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपने ये तो बता दिया कि पॉसिबल है अचीव करना, तो इसे पाने के लिए क्या हमें रिटायरमेंट की एज तक लगातार काम करते रहना होगा, या फिर ये हमें पहले भी मिल सकती है? क्योंकि आजकल का ये काफी ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं 40 या 45 की उम्र में काम करना छोड़ना चाहता हूँ और अपने लिए कुछ जीना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पहले भी मिल सकती है या केवल रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लानिंग करनी होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बहुत पहले मिल सकती है अगर आप प्रॉपरली प्लान्ड है। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपना नीड आइडेंटिफाई करते हो। अगर आज मैं पूछूं आपकी नीड क्या है, तो आप हम्म। क्लियर नहीं होगे। शायद मेरे बच्चे की एजुकेशन है, शायद मेरे बच्चे की मैरिज है, शायद मेरी अपनी रिटायरमेंट है, या मुझे घर जी। खरीदना है। तो आज की डेट में तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ना आपको अपनी जो नीड्स हैं उसको एक जी। प्रॉपर मैनर में लिखवा देता है, उसको प्रायोरिटाइज करता है कि यार ये तो करना है। उसमें आज की डेट में मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, कल इन्फ्लेशन के बाद इतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। आज बिल्कुल। मेरी इनकम कितनी है, उसमें मेरे खर्चे कितने, मैं कितना सेव कर सकता हूँ। अगर मैं जी। इतना सेव करता हूँ, इन्फ्लेशन इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे इतनी रिटर्न आई, तो ये मैं अपनी नीड्स मीट कर सकता हूँ, या नहीं भी मीट कर सकता तो मुझे और इनकम कमानी पड़ेगी।
और कई बार हमारे पास इनफ मनी होती है कि हम उसको जल्दी मीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा एक कैलकुलेशन है। एक हम म्यूचुअल फंड में बजाज कैपिटल का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं यार फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत मुश्किल हो गई, जी जी 15-15-15 कहते हैं। अगर आप ओके 15,000 रुपए 15% पे 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जी 1 करोड़ रुपए बन जाता है। ठीक है, और पिछले ओके 15-20 साल से जो हमारी स्टॉक मार्केट ने 15% रिटर्न दी है, तो और जी अगले 10-15 साल भी आप सारे एनालिस्ट को देखते हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इज बेटर पोजीशन, सबसे बेटर जगह पे है। तो इसमें जी आप, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जी तो आप देख सकते हैं कि यार मैं 15,000 रुपए बचा सकता हूँ। और इसमें एक रूल ऑफ बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो जी 72 को आप 15 जितना भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है डिवाइड करोगे, उससे जी आपको पता लग जाएगा आपका पैसे कितने सालों में डबल होता है। तो ओके अभी 15% है तो मतलब कि 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ बन जाएगा 20 साल में, 2 करोड़ बन जाएगा 4 करोड़ 25 साल में, 4 करोड़ बन जाएगा 8 करोड़ 30 साल में, और 8 करोड़ बन जाएगा 16 करोड़ 35 साल में। तो वाह हम वॉरेन बफे की स्टोरी सुनते हैं, हम जी ये नहीं रियलाइज करते वॉरेन बफे 60 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको बिल्कुल पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल रही है उसको। सो पॉइंट इज कि हमें देखना है कि ये बड़ा सिंपल रूल है। तो हमें अपना देखना है कि ठीक है यार, अगर मेरे को मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जी हमें जो पैसा है, हम बोलते हैं कि पैसे पे आप 8% लगा लो, 10% लगा लो, जी बड़े जी सिंपल सिंपल फॉर्मेट में। तो अगर जी आपकी आज की डेट में इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपका कॉर्पस इतना होना चाहिए कि जो आपको हर महीने 1 लाख रुपए 10% या 8% के हिसाब से दे सके। तो उसमें आप प्रिंसिपल भी यूज करोगे, अपना इंटरेस्ट भी यूज करोगे, तो आपको अगर वो टाइप का पैसा मिल सकता है, और उस कॉर्पस पे वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉर्पस है। और उसके लिए आप अपना सिप म्यूचुअल फंड सिप सबसे बढ़िया टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे बिल्कुल कन्वीनियंट है, इजी है, आपको पूरे मार्केट का एडवांटेज लेने में हेल्प करती है। बिल्कुल आपने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि किसी को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरुआत करनी है तो आप ऐसे कीजिए कि आप 15-15-15 का रूल लगाइए। ये रूल ऑफ 72 जो आपने बताया बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलाज है। आई एम श्योर सभी व्यूअर्स आप फटाफट से कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि उनकी इनकम में से वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आखिर ये इन्वेस्टमेंट जाए कहाँ? आपने जैसे स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात की, तो क्या स्टॉक मार्केट्स ही जरिया होगा या रियल एस्टेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है? कहाँ से शुरुआत करें और क्या इन सभी का मिश्रण एक सही पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए होगा? सही पोर्टफोलियो ना हमेशा मिश्रण होता है। आप ओके सारे अपने अंडे एक एक बास्केट में नहीं रखते। जी ठीक है, तो आपको जैसे आप रियल एस्टेट बनाना है, वो आज की डेट में नहीं बनेगा। तो मे जी बी आप अपना इक्विटी फंड को यूज करते हो अपना रियल एस्टेट खरीदने के लिए, डाउन पेमेंट के लिए। जी आपकी ईएमआई आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने घर में, कि मैं रेंट दूं या ईएमआई पे करूं। तो रियल बिल्कुल एस्टेट पार्ट है, गोल्ड पार्ट है इसमें। ठीक है, और आपके जो डेट है, जो आपका पीपीएफ है, और वो जो ईपीएफ है वो पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सैलरीड है। एब्सोल्युटली तो आपके लिए एनपीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। तो आप अगर अपने कंपनी से अपना 7.5 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स फ्री कर सकते हो। तो ओके दैट मीन्स अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हो 30% में, तो आपका मतलब कि सिंपली आपका मतलब 30% रिटर्न तो आपको गवर्नमेंट दे रही है टैक्स पर छोड़ के। प्लस अगर 10% उस पर आईआरआर आता है, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड विद जीरो जी चार्जेस। तो आपका अपने आप 40% रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको क्यों ना ले। तो आपको ये बिल्कुल सबका मिश्रण करके कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, और जैसे आज की डेट में तो एनपीएस में सिप भी अलाउड हो गई है। तो ओके एनपीएस बेसिकली लाइक अ बैलेंस फंड, इट इज जी मैनेज्ड बाय द सेम फंड मैनेजर्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अदर्स। सो मतलब एसबीआई, तो सेम फंड मैनेजर्स हैं। तो आपको एक मिश्रण बनाना है। और म्यूचुअल फंड में भी जैसे आज की डेट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, जी तो मैं आज की डेट में अपना ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखूंगा, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। यूक्रेन वॉर हो रही है, 2 साल के लिए प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन क्राइसिस है। जी तो आज की डेट में वो आप उन कंपनियों में अपना पैसा रखो जो सेफर हैं, जो बहुत स्ट्रांग है, और जिनका जी बढ़ना आसानी है, तो वो उनको लार्ज कैप कहते हैं। तो आई विल पुट 50% ऑफ माई मनी इन अ स्ट्रांग लार्ज कैप, मे बी अनदर 30% इन अ फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप होता है कि जो जिसमें बड़ी कंपनी, मीडियम कंपनी, स्मॉल कंपनीज में फंड मैनेजर मूव करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी।
एंड 20% मैं रखूंगा कोई थीमेटिक ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं करना तो आप 50-50 कर सकते हैं। तो ये दिस कैन बी अ वेरी बेसिक वे टू स्टार्ट। ठीक है, तो आपने ये भी बता दिया कि म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स में भी आप सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप में आपको कितना कितना निवेश करना है, थीमेटिक फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको कैसे निवेश करना है, एनपीएस के बारे में भी आपने बताया किस तरीके से आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को तैयार करना है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे मिलेनियल व्यूअर्स हैं हमारे जो कि लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में उनको निवेश करना चाहिए या नहीं, या एनएफटीज में उनको निवेश करना चाहिए या नहीं, जो न्यू एज एसेट क्लासेस आ रहे हैं, और अब रीट्स और इनविट्स भी बहुत पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं? देखो, एक तो जो चीज बहुत सुंदर लगता है वो कई बार जेन्युइन नहीं होता। वो बोलते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, तो वो एक्चुअली में ट्रू नहीं होता। सो पॉइंट इज बी वेरी केयरफुल जब आप कर रहे हैं, और एक लिमिटेड अमाउंट पैसे लेके आप रिस्क लगाइए। अगर आपको डिजिटल करेंसीज करनी भी है तो आप खाली जो टॉप 2 करेंसीज हैं मे बी उनसे डील करिए। रीट्स बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। इनवेट्स इज अ मोर इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, आपके लिए उसके लिए कितना राइट रहेगा। बट मेरा पॉइंट है कि आप देखिए, वो वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न है, उसमें एंजल इन्वेस्टिंग भी आ जाती है। तो आपने देखना है कि मेरे पास कितना कॉर्पस और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। पहले आप अपना ब्रेड एंड बटर करो। एक मैं पॉइंट बताना भूल गया कि देखो, वेल्थ क्रिएट करने का बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेल्थ क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप होता है इंश्योरेंस और प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। ठीक है, अगर पैसा बचेगा ही नहीं तो कहाँ ग्रो करोगे? और आपने ग्रो भी कर लिया, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना दिया, बट आपने किसी फालतू इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया और वो पैसा खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? तो सबसे नंबर 1 है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। वो वेल्थ क्रिएशन का नंबर 1 स्टेप है। तो अगर आप किसी का भी देखेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, 80% क्राइसिस इज हेल्थ रिलेटेड फॉर पर्सन और हिज फैमिली। ठीक है, सो आपने हेल्थ इंश्योरेंस, आपका नंबर 1 स्टेप है वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम का। नंबर 2 है एसेट इंश्योरेंस, जिसको हम भूल ही जाते हैं। हमने घर खरीदा, आप जैसे बोल रहे हो, आपने घर खरीदा, वो घर की अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली और कल फ्लड आ गया, आपका खत्म हो गया, या किसी ने वेयर हाउस खरीदा, वेयर हाउस में आग लग गई, तो क्या करेंगे? पूरा एसेट एक दिन में खत्म हो गया। और जो हम बड़े बड़े एसेट्स बना रहे हैं, तो अपने एसेट इंश्योरेंस इज द सेकंड स्टेप। देन अपना लाइफ इंश्योरेंस वगैरह को आप देख सकते हैं, एंड फिर देन यू स्टार्ट विद योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बिकॉज इन्वेस्टमेंट को आपकी लाइफ इंश्योरेंस में इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको कल कुछ भी हो जाता है, आपका कॉर्पस नहीं बनता, आपकी फैमिली तो है। अगर आप मैरिड हैं, अगर नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इफ यू हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पाउस, मैं आजकल हस्बैंड वाइफ नहीं बोलता, because there are so many girls who are earning for the house and so many boys who are earning for the house. तो जो आपको अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखना है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है। फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे म्यूचुअल फंड करिए। फिर एक बार जब कर रहे हैं, फिर देन यू गो इनटू हायर रिस्क स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकते हैं, क्रिप्टोज में जा सकते हैं, बट वो बड़े कैलकुलेटिव कॉल लीजिए और अंडरस्टैंड करो कि जो चीज में बहुत हाई रिटर्न है उसमें बहुत हाई रिस्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि अक्सर लोग स्पेशली मिलेनियल्स ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि जब क्रिप्टो करेंसीज में अगर कोई उनके फ्रेंड्स निवेश कर रहे हैं तो वो भी करना शुरू कर देते हैं विदाउट गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज। और इंश्योरेंस के बाद में आपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि निवेश करने से पहले जरूरी है प्रोटेक्शन, जो आपने बहुत क्लियरली बताई है कि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एसेट इंश्योरेंस, जो अक्सर लोग बात भी नहीं करते हैं कि आपने जो अभी तक एसेट्स क्रिएट की है उनको एटलीस्ट पहले प्रोटेक्ट कीजिए और फिर अपनी वेल्थ को ग्रो करने की बात कीजिए। तमाम बातों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बजाज, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे सभी व्यूअर्स को जो भी आपने इनसाइट शेयर किए, आई एम श्योर आज उनको मदद करेंगे एक फाइनेंशियल जर्नी में शुरुआत करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए आज। थैंक यू साक्षी। बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।